दोस्तों, अगर इंडिया को लेके सबसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक कोई इंसान था कि इंडिया फ्यूचर में बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाली है, तो वो राकेश झुनझुनवाला जी थे, जो अपनी खुद की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक और ग्रोथ ओरिएंटेड थे। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक आदमी ने इंडियन स्टॉक मार्केट से सिर्फ 5,000 रुपये से अपनी जर्नी की शुरुआत की और फिर 30-35 सालों में ही उन्होंने ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ की वेल्थ बना ली, तो क्या आप मेरी इस बात पे यकीन करोगे? अगर राकेश जी ने ऐसा नहीं किया होता तो हमें इस बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, लेकिन उन्होंने अपनी स्किल से इसे रियलिटी में प्रूफ करके दिखाया कि एक लाइफ टाइम में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो एक ऐसे इंसान के ऊपर है जो कि मेरे और इंडिया के कई सारे इन्वेस्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन और एक हीरो रहे हैं, जो है बिग बुल यानी राकेश झुनझुनवाला जी। क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि बहुत सारे बड़े छोटे इन्वेस्टर और फाइनेंशियल मीडिया के लोग इनके पोर्टफोलियो को और इनके एक्शंस को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते थे। और जैसे ही राकेश जी किसी स्टॉक में कोई बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते थे तो फ़ौरन एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती थी और काफ़ी बार वो स्टॉक सिर्फ राकेश जी के बाय करने की वजह से अपना अपर सर्किट टच करता था, मतलब 5, 10 या 20% अप जाता था, जो कि उसकी एक दिन की मैक्सिमम लिमिट होती थी। तो पिछले 20-30 सालों में काफ़ी सारे लोगों ने सिर्फ राकेश जी के पोर्टफोलियो को ब्लाइंडली कॉपी करके अपनी लाइफ टाइम की दौलत बना ली है और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया है। लेकिन दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली अब हम इनके पोर्टफोलियो को कॉपी नहीं कर सकते और ना ही आज के बाद हमें ऐसी कोई न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि राकेश जी ने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। लेकिन दोस्तों, उनकी स्टोरी और उनके लेसन्स हमेशा हमारे साथ रहेंगे, जो कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा क्या अलग किया जिसकी वजह से वो इस मुकाम तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राकेश जी से अगर हमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल सीखना चाहिए तो वो है रिस्क। उनके हिसाब से अगर आप अपनी लाइफ में रिस्क नहीं ले रहे हो तो आप अपनी लाइफ में ग्रो ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि ग्रोथ रिस्क लेने से आती है, लेकिन वो रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए। अब इसका मतलब हम राकेश जी की ही स्टोरी से सीख लेते हैं। तो राकेश जी को बचपन से ही स्टॉक मार्केट में काफ़ी इंटरेस्ट था। उनके पापा इनकम टैक्स ऑफिस में काम करते थे, तो जब भी उनके पापा के दोस्त शाम को घर पे उनसे मिलने आते थे और स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते थे तो राकेश ये सब बातें काफ़ी ध्यान से सुनते थे, जिसकी वजह से उन्होंने बचपन में ही न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया और कंपनीज़ के बारे में रीड करना शुरू कर दिया। तो एक दिन राकेश ने अपने पापा को कहा कि उन्हें स्टॉक मार्केट में अपना कैरियर बनाना है। और जैसा कि आप गेस कर सकते हो, किसी भी इंडियन पिता की तरह राकेश के पापा ने भी उन्हें ये शेयर मार्केट के चक्कर में पढ़ने से मना कर दिया। उनके डैडी चाहते थे कि राकेश पहले एक अच्छी डिग्री कमा ले, फिर वो अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं, ताकि उनके पास एक बैकअप ऑप्शन रहेगा। तो एक अच्छा बेटा होने के नाते राकेश ने बहुत मेहनत करके चार्टेड अकाउंटेंट की डिग्री कमाई और इसके बाद उन्होंने अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी 1985 में स्टार्ट की, जब उन्होंने मुंबई आके स्टॉक एक्सचेंज में जॉब ली। लेकिन तब उनके पास सिर्फ 5,000 रुपये थे इन्वेस्ट करने के लिए, जो ऑब्वियसली बहुत ही कम होते हैं। तब उन्हें अपने भाई की मदद से 2 क्लाइंट मिले। एक ने उन्हें 1.5 लाख रुपए दिए और दूसरे ने उन्हें 10 लाख रुपए दिए। तो राकेश ने उनसे कहा कि वो उनके पैसों को एफडी से अच्छे रेट से ग्रो करके देंगे। फिर राकेश जी ने अपने क्लाइंट्स के पैसों को टाटा टी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, जो उनकी लाइफ का सबसे पहला स्टॉक था, जो उस टाइम पे 43 रुपीज़ का था। और सिर्फ 3 महीने बाद ही उस स्टॉक का प्राइस 143 रुपीज़ पे पहुंच गया। मतलब उन्होंने 3 महीने में अपने पैसों को 3 गुना ग्रो कर दिया। तो इस बड़े प्रॉफिट के बाद राकेश को स्टॉक मार्केट में और भी कॉन्फिडेंस आ गया और तभी से उनकी रियल जर्नी शुरू हुई। तो दोस्तों, यहाँ पे राकेश जी के लाइफ का सबसे पहला लेसन ये है कि जिस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा पैसिनेट और कॉन्फिडेंट हो तो आप उसके लिए रिस्क लेने से घबराओ मत, क्योंकि उनकी लाइफ का एक कोट है कि नेवर बी अफ्रेड टू टेक रिस्क बट ओनली रिस्क सो मच दैट यू कैन अफोर्ड टू स्टैंड नेक्स्ट डे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप राकेश जी की लाइफ को थोड़ा डिटेल में स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपने लाइफ के इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा रिस्क लिया है। जैसे उन्होंने बहुत सारे रिस्की ट्रेड्स लिए, शॉर्ट सेलिंग भी की, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जब आप यंग होते हो तो आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, आप पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती है, तो आप फेल होके वापस जीरो से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेते हो तो फ्यूचर में आपको रिस्क लेके फेल होने से इतना रिग्रेट नहीं होगा जितना आपको रिस्क नहीं लेने से पछतावा होगा कि काश मैंने उस बिज़नेस आइडिया पे काम कर लिया होता, या काश मैंने वो कैरियर जो मुझे पसंद था उसे चुन लिया होता तो मेरी लाइफ आज कितनी अलग होती।
क्योंकि हम मेजॉरिटी इंडियन फैमिली के पेरेंट्स बाय नेचर हमें एक सेफ रास्ता चुनने को कहते हैं जिसमें इतनी ग्रोथ होती नहीं है। तो अगर राकेश जी ने भी अपने पैशन को फॉलो नहीं किया होता और रिस्क नहीं लिया होता तो शायद हम इंडियंस के पास इनके जैसा एक लेजेंडरी इन्वेस्टर नहीं होता। अब दोस्तों आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि वो अच्छे प्रॉफिट्स कमाने वाले स्टॉक्स को ढूंढते कैसे थे, क्योंकि उनकी लाइफ टाइम में उन्होंने काफ़ी सारे मल्टी बैगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, जैसे टाटा टी, टाटा पावर, टाइटन, टाटा मोटर्स, क्रिसिल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसका जवाब है राकेश जी कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस टिप्स के बेसिस पे नहीं लेते थे और ना ही वो कोई टेक्स्ट बुक स्ट्रेटजी को फॉलो करते थे। वो अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी खुद से बनाते थे और एक इंडिपेंडेंट माइंड से सोचते थे कि उन्हें कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि वो कभी भी क्राउड के साथ फैसले नहीं लेते थे। अब इसके लिए मैं आप लोगों को 2 एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल है 1989 का। उस टाइम पे मिस्टर मधु हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे जो एक बजट पास करने वाले थे। तो सभी लोगों ने ये प्रेडिक्ट किया था कि उस साल का बजट बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही बुरा होने वाला है। तो इस प्रेडिक्शन की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट सेल करना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते मार्केट बजट के आने से पहले ही बहुत बुरी तरह क्रैश हो चुका था। अब दोस्तों अगर ये सिचुएशन में हम मार्केट को देखें तो मेजॉरिटी लोग यहाँ पे क्राउड को फॉलो करके अपने स्टॉक सेल करने लगते, लेकिन राकेश जी ने पहली बार अपना इंडिपेंडेंट माइंडसेट शो किया और अपने पैसे मार्केट में इन्वेस्टेड रखे। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने रिसर्च से ये पता लगा लिया कि मिस्टर मधु फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं और इसीलिए वो बजट को बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल ही रखेंगे। और इसीलिए राकेश जी ने अपने सारे पैसे स्टॉक मार्केट में उस टाइम पे लगा दिए। तो राकेश जी कहते थे कि उनकी वाइफ ने उनसे कभी कोई चीज़ की डिमांड नहीं की, लेकिन पहली बार उनकी वाइफ ने उनसे एक चीज़ मांगी थी कि उन्हें अपने बेडरूम में एक एसी चाहिए। तो बजट के आने से पहले राकेश जी के पास 2 करोड़ रुपए थे जिसे उन्होंने पूरी तरह इन्वेस्ट कर दिया था और इसके साथ में उन्होंने एक लेवरेज पोजीशन ले रखी थी जो एक रिस्की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है जिससे आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों मल्टीप्लाई होता है। तो जब बजट रिलीज़ हुआ और उनका पोर्टफोलियो ग्रो हुआ तो उनकी नेटवर्थ एक ही दिन में 2 करोड़ से 20 करोड़ की हो गई थी और तब उन्होंने अपने घर पे एसी लगवाई और अपनी वाइफ से कहा कि हमारा एसी आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करने वाली ये है, वो टाइम पे 2 करोड़ रुपए कैश में ऑलरेडी थे, वो भी उस टाइम के 2 करोड़, तो भी उन्होंने अपने घर पे एसी नहीं लगवाई थी। लेकिन आज के टाइम पे लोगों के पास 2 लाख रुपए भी बैंक में नहीं होते हैं और वो दूसरों को देख के महंगे महंगे आईफोन्स और गाड़ियों के सपने देखते हैं, बस इसीलिए क्योंकि बाकी सब लोग कर रहे हैं। तो इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि राकेश एक अच्छे इन्वेस्टर के साथ काफ़ी फ्रूगल भी थे, यानी कि अपने खर्चों पे कंट्रोल करने में काफ़ी अच्छे थे। अब दोस्तों ये 1989 के बजट का एक काफ़ी पुराना एग्जाम्पल था। मैं आप लोगों को एक बहुत ही रीसेंट एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे हमें पता चलेगा कि वो कितना अलग सोचते थे। तो जब 2020 के मार्च में सारी कंपनीज़ के शेयर्स के प्राइस कोविड की वजह से क्रैश हो रहे थे, तो तब टाटा मोटर्स का शेयर का प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो गया था और वो 65 रुपीज़ के लो पे पहुँच गया था। इतना लो कि ये पूरे 12-13 सालों में नहीं हुआ था। तो ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी जो राकेश जी ने उस टाइम पे न्यूज़ में भी काफ़ी बार कही थी, लेकिन शायद ही किसी ने सुना होगा। तो राकेश जी ने उस टाइम पे ये कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इन्वेस्ट किया था और फिर सिर्फ 2 सालों में ही ये कंपनी का शेयर प्राइस 500 रुपये तक पहुँच गया, मतलब 5 से 6 गुना रिटर्न्स। तो इससे हमें क्लियरली समझ आता है कि कैसे वो क्राउड के खिलाफ जाते हैं और एक इंडिपेंडेंट माइंड से सोचते हैं, क्योंकि मार्च 2020 में लोग किराने की शॉप्स और डीमार्ट्स की लाइन में लग रहे थे दूसरों को देख के, लेकिन यहाँ राकेश एकदम हाईली साइक्लिक सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे थे जब उसमें कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं था। अब इसके पीछे उन्होंने रिसर्च कैसे की और क्या वैल्यूएशन के रूल्स अप्लाई किए, इसे हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये स्टॉक उस टाइम में एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो गया था और ये एक क्लियर कट एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी थी जो किसी भी वैल्यू इन्वेस्टर को ईजिली दिख जाती। फिर दोस्तों तीसरा लेसन ये है कि राकेश जी ने अपनी मेजॉरिटी वेल्थ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से क्रिएट की है और ये चीज़ उन्होंने खुद काफ़ी बार इंटरव्यूज़ में कही है कि 95% वेल्थ इज़ क्रिएटेड बाय बीइंग अ बुल, क्योंकि स्टॉक मार्केट से हम 2 तरीके से पैसे कमा सकते हैं।
एक, जब आप किसी स्टॉक को बाय एंड सेल करते हो, जो मेजॉरिटी लोग करते हैं, जिसे हम लॉन्ग पोजीशन या पुल पोजीशन कहते हैं। और दूसरा होता है जब हम किसी स्टॉक को पहले ही सेल कर देते हैं किसी से उधार में लेके, और फिर बाद में जब उसका प्राइस क्रैश होता है तब उसे सस्ते प्राइस पर बाय करते हैं, क्योंकि आपने महंगे प्राइस पे पहले सेल किया था और फिर सस्ते प्राइस पे बाय किया, तो जो डिफरेंस होता है वो आपका प्रॉफिट होता है। इसे हम शॉर्ट सेलिंग भी कहते हैं या फिर बियर पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे आप ये उम्मीद करते हो कि मार्केट या स्टॉक क्रैश हो जाए, यानी बियर मार्केट आ जाए। तो इस स्ट्रेटजी को भी हम एक सेपरेट वीडियो में एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन राकेश जी ने अपनी मेजॉरिटी वेल्थ लॉन्ग पोजीशन यानी स्टॉक को बाय एंड होल्ड करके कमाई है। तो उसके लिए वो हमेशा ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते थे जिसके पास कम्पिटिटिव एडवांटेज होता था। जैसे एग्जांपल के लिए हम सभी को पता है कि 2003 में राकेश ने एक ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जिसकी वजह से उनका इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड ज़मीन से आसमान तक पहुंच गया था, जब उन्होंने टाइटन कंपनी के 4.4 करोड़ शेयर्स लिए थे, जब इसका प्राइस सिर्फ 3 रुपीज़ का था। और फिर इस इन्वेस्टमेंट के कुछ समय बाद ही इस कंपनी का स्टॉक 3 रुपये से 80 रुपये पे ग्रो हो गया था। लेकिन फिर कुछ समय बाद इस कंपनी का स्टॉक 80 रुपीज़ से गिर के 30 रुपीज़ पे पहुंच गया था। तो ऐसे टाइम पे कोई भी इंसान डर के अपने इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ कर सकता था, लेकिन राकेश जी ने पेशेंस दिखाया और उस स्टॉक को होल्ड करके रखा, और धीरे धीरे करके ये स्टॉक का प्राइस बढ़ता गया। और फिर एक ऐसा टाइम आ गया कि उन्हें उस स्टॉक को कभी बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसका एक छोटा सा डिविडेंड ही उनके फैमिली के साल भर के सारे एक्सपेंसेस को कवर कर लेता है। फिर दोस्तों 2006 में राकेश जी ने क्रिसिल कंपनी के कुछ शेयर्स को सेल करके 27 करोड़ का एक घर लिया था, और 2020 तक उस घर की कीमत 45 करोड़ की हो गई थी। लेकिन अगर वो उस टाइम पे क्रिसिल के शेयर सेल नहीं करते तो उस 27 करोड़ शेयर्स की वैल्यू 2020 में 1000 करोड़ से भी ज़्यादा की होती। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि वो ये फैसला क्यों ले रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आपके इस दुनिया से जाने के बाद लोग आपको इसलिए याद नहीं रखेंगे कि आपने कितने रुपए कमाए और आपके बैंक में अभी कितने रुपए हैं, बल्कि लोग आपको शायद इसलिए याद रखेंगे कि आपने उनके लिए क्या किया। काफ़ी सालों बाद हम शायद राकेश जी को इसलिए याद नहीं रखेंगे कि उन्होंने कितने बिलियंस कमाए। उनकी वाइफ और उनके बच्चे उन्हें इसलिए याद करते होंगे कि वो कितने अच्छे डैड और कितने अच्छे हस्बैंड थे, जिसने उन्हें ढेर सारा प्यार दिया और उनकी फैमिली में पैसों की प्रॉब्लम नहीं आने दी। और दोस्तों हम भी शायद उन्हें इसलिए याद करेंगे कि उन्होंने हमें इन्वेस्टिंग के कितने सारे इंपॉर्टेंट लेसन सिखाए और हमारी कंट्री को ग्रो करने में मदद की। लेकिन मेरे हिसाब से राकेश जी के अंदर एक स्पेशल क्वालिटी ये थी कि वो इंडिया की ग्रोथ को लेकर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे। वो ये कहते थे कि आने वाला सिर्फ 10 साल नहीं बल्कि 100 साल इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, और फ्यूचर में इंडिया ऐसी ग्रोथ देखेगी जो हमने पहले कभी नहीं देखी। और ये चीज़ राकेश जी को काफ़ी अच्छे से पता थी, और इसलिए वो किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते थे और अपनी लाइफ के रूल्स खुद बनाते थे। क्योंकि दोस्तों वो इंडियन वॉरेन बफेट, बिलियनर या फिर एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि वो एक अच्छे हस्बैंड, एक अच्छे डैड और एक अच्छे टीचर थे, और एक ट्रू इंडियन थे जो इंडिया की सक्सेस पे बिलीव करते थे। और यही चीज़ उन्होंने काफ़ी बार कही भी थी, आई एम नॉट अ क्लोनर, आई डोंट कॉपी एनीबॉडी, आई एम राकेश झुनझुनवाला। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपसे ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो जाए।